नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लोकसभा स्पीकर को लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और विपक्ष के बीच आम सहमति नहीं बन पाई। दोनों अलायंस के उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन कर दिया है। एनडीए से बीजेपी सांसद ओम बिरला और इंडिया ब्लॉक से कांग्रेस सांसद के सुरेश ने मंगलवार को लोकसभा महासचिव के दफ्तर में नामांकन पत्र जमा किया। अब बुधवार सुबह 11 बजे वोटिंग होगी, उसके बाद नतीजे आएंगे, जिस पर अब सियासत गर्मा गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। ओम बिरला फिर से लोकसभा अध्यक्ष बीजेपी की तरफ से खड़े किए गए। आज अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सबके सबसे बात की है, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन यह है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए। और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। तो ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा था। सर, अभी क्या स्टेटस है? यूपीए के समय में हमने दिया था। बिल्कुल। तो मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। देखिए, ये कोई पार्टी का तो पद है नहीं, ये संसद का होल का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पर जो बहुमत है उसकी बात को माननी चाहिए सबको। बहुत से स्टेट में है कि जिसकी सरकार है उसके स्पीकर भी होते हैं, डिप्टी स्पीकर भी होते हैं, लेकिन यहाँ के लोग चाह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर का पहले ही कमिटमेंट हो जाए। लेकिन इधर से कहा गया है कि स्पीकर का बात आज है, स्पीकर का बात कर लीजिए, जब डिप्टी स्पीकर की बात होगी तो बैठ करके तय कर लेंगे। इस पर शायद उन लोग नहीं मान रहे हैं और इसीलिए हो सकता है कल मत विभाजन हो। पद एक संवैधानिक पद है और हम सब इस बात को मानते हैं कि स्पीकर सबके स्पीकर होते हैं। आज एनडीए के पक्ष में बहुमत है और सबकी इच्छा है कि एक सहमति के साथ लोकसभा के अध्यक्ष बने और वैसे भी वो परखे हुए हमारे नेता हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि बड़ी सहमति की तरफ हम सब जरूर बढ़ रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। विपक्ष भी उस दिशा में जरूर विचार कर रही है, ऐसा मेरा सोचना है। नहीं, नेचुरली कि जब ये संविधान के उसका पालन नहीं करेंगे तो अभी क्योंकि इंडिया गठबंधन काफ़ी ताकत में है तो हम लोग उसका विरोध करेंगे जो गलत होगा। तो ये स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा यही है कि विरोधी दल को डिप्टी स्पीकर देना चाहिए। तो ये बड़े मन का परिचय दें, ये करें। देखिए, सर्वसहमति से ये किसी पक्ष का ये चुनाव नहीं होता। स्पीकर का जो पद है वो पूरी सदन के लिए होता है। ऐसे में आज़ादी के बाद मुझे तो नहीं याद कि इस तरीके के पद को लेकर चुनाव हो, पर जिस तरीके से विपक्ष की इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे, पर उसके बावजूद शर्त रखना, उस पर अड़ना और इस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। बहरहाल
जीत सुनिश्चित है। अगर चुनाव ऐसा होता भी है उसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है। देखिए, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी का बुलडोजर वाला एटीट्यूड नहीं बदलता तो हमें भी अपनी तरीके से संघर्ष करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री कहते एक चीज है, करते कुछ और। कल कहा था सहमति का, और आज जो उप अध्यक्ष का पद है वो देने के लिए तैयार नहीं। तो अगर पहले जैसा ही अहंकार बरकरार रहेगा तो हमारा भी लोकतंत्र को बचाने का और सदन की गरिमा को बचाने का संघर्ष बरकरार रहेगा। और इसीलिए हमने अपनी तरफ से के सुरेश जी उनको आगे हमने किया है। देखिए, इस प्रकार की बातें हम पिछले 10 साल से सुनते आ रहे हैं। सत्ता पक्ष कभी भी जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता। सत्ता पक्ष हमेशा विपक्ष पर उंगलियां उठाता है। ये जब उनके 300 सांसद थे तब भी ये था, आज उनके 300 से कई सांसद कम हो गए हैं तभी भी वही रवैया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा का रवैया पहले जैसा ही है। कल के भाषण में भी आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया भर की बातें की लेकिन मणिपुर का जिक्र नहीं किया। गर्मी से कितने लोगों की मृत्यु हुई उसका जिक्र नहीं किया। नीट, नेट, COET से कितने बच्चे परेशान हैं उसका जिक्र नहीं किया। जम्मू में जो हिंसा हुआ, उत्तर पूर्वांचल में जो बाढ़ हुई, विभिन्न जगहों पर जो पुल टूट रहे हैं, सभी का जिक्र नकारते हुए उन्होंने देश के वर्तमान की जो सबसे बड़ी मुद्दे हैं, समस्या हैं, उनको नकारा है। तो ये जो अहंकार का जो उनका स्वभाव है वो उसको हमें तोड़ना है। देशवासियों ने हमें बल दिया है और इस अहंकार को हम आने वाले समय में और तोड़ेंगे। तो ये अच्छी बात है क्योंकि इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है, तो अगर अपना स्पीकर चुना है तो अच्छी बात है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश में आज से 50 वर्ष पहले लगाए गए आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। आपातकाल के 50 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत के संसदीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय ठीक 50 वर्ष पहले आज ही के दिन देर रात को घटित हुआ था, जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भारत के संविधान का गला घोंटकर लोकतंत्र को पूरी तरह से समाप्त करने की साजिश रची थी। जब कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने भारत के संविधान का गला घोंटते हुए लोकतंत्र को पूरी तरह समाप्त करने की साजिश रची थी, 25 जून 1975 रात के अंधेरे में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने कैसे भारत के लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास किया था। उस समय के सभी विपक्षी दलों के नेताओं को, उसमें श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री मोरारजी देसाई जी, श्री जयप्रकाश नारायण जी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी और विपक्ष के सभी नेताओं को बंद करके लोकतंत्र के गले को पूरी तरह घोंटने का प्रयास किया था। आज जब 50 वर्ष के उपरांत हम इमरजेंसी की उन यादों को स्मरण करते हैं तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस में चेहरे बदले होंगे, लेकिन उसका चरित्र, उसके हाव भाव आज भी वही हैं जो 1975 में एक बर्बर चेहरा उस समय में कांग्रेस पार्टी का देखने को मिला था। आज भी कांग्रेस पार्टी में भले ही नेतृत्व बदला हो, लेकिन उसका चेहरा बदला हो, लेकिन चरित्र तो उसका आज भी वही है।
ये लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लेकिन भारत के बाहर जाकर के भारत के लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा करते हैं, भारत की चुनाव प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, भारत के बाहर जाकर के भारत को और इसके लोकतंत्र को कोसते हैं, भारत के अंदर हर चुनाव की प्रक्रिया में बाधा पैदा करके ईवीएम पर अपने अकर्मण्यता का दोष थोपने का प्रयास करते हैं। एक तरफ कांग्रेस का यह तानाशाही पूर्ण रवैया, जिसने आज से नहीं या 1975 में ही नहीं, आजादी के तत्काल बाद संविधान अंगीकार करने के मात्र 2 वर्ष के अंदर ही देश के संविधान में संशोधन करके धारा 370 को उसमें जबरन डाल करके देश के अंदर देश की अखंडता को चुनौती देने वाली धारा 370 को डालने का प्रयास किया था। इसके उपरांत भी समय समय पर कभी मीडिया पे को प्रतिबंधित करके, कभी अन्य तरीके से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र के सभी स्तंभों को कमजोर करने का प्रयास किया था। 1975, 25 जनवरी 1975 उसकी पराकाष्ठा के रूप में इस देश ने और दुनिया ने देखा था। देश को फिर से कांग्रेस की तानाशाही और लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी तंग दायरे की ओर धकेलने का कुत्सित प्रयास कर रही है। कांग्रेस आज भी उसी रास्ते पर चल रही है और उसी का परिणाम है। जहां भी कांग्रेस नेतृत्व की सरकारें हैं, उनका रवैया, उनकी कार्यप्रणाली, उनके द्वारा किए जाने वाले कृत्य इस बात के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उनके जो सहयोगी हैं, बंगाल में टीएमसी है, केरल के उनके सहयोगी हैं, या तमिलनाडु के उनके सहयोगी हैं, या कांग्रेस नेतृत्व की सरकारें जहां कार्य कर रही हैं, उनकी कार्यपद्धति को आप देखें। जो लोग जनता को गुमराह करके संविधान के नाम पर संसद की कार्रवाई को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर जोरदार हमला बोला है। संसद में विपक्ष द्वारा संविधान की कॉपी दिखाए जाने के मामले में मायावती ने कहा कि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे लग रहे हैं और इन दोनों ने मिलकर इस संविधान को जातिवादी, सांप्रदायिक और पूंजीवादी संविधान बना दिया है। सत्ता और विपक्ष दोनों की अंदरूनी मिलीभगत है। दोनों की अंदरूनी मिलीभगत से जबरदस्ती संविधान बचाने का नाटक किया जा रहा है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये दोनों ही भारतीय संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये कतई उचित नहीं है। अपनी पार्टी द्वारा पूरे देशवासियों को व खासकर कमजोर वर्गों के लोगों को ये अवगत कराना चाहती हूँ कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि केंद्र में सत्ता व विपक्ष द्वारा अब संसद के अंदर व बाहर भी संविधान की कॉपी दिखाने की होड़ में ये लोग सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे लग रहे हैं तथा इनकी सोच भी लगभग एक जैसी ही लग रही है और इन दोनों ने अंदर अंदर मिलकर अब इस संविधान को काफी हद तक जातिवादी, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी संविधान बना दिया है। अनेकों संशोधनों के जरिए, अमेंडमेंट के जरिए इसे काफी हद तक जातिवादी, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी संविधान बना दिया है। इन दोनों की अंदरूनी मिलीभगत होने की बात, यानी कि सत्ता और विपक्ष की में अंदरूनी मिलीभगत होने की बात
इसलिए कह रही हूं क्योंकि इन दोनों की व अन्य पार्टियों की भी, इन दोनों की भी यानी कि कांग्रेस, खासकर कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों की व अन्य और पार्टियों की भी जिन जिन राज्यों में सरकारें चल रही हैं, तो वे सभी राज्य सरकारें वहां के लोगों की, खासकर गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि को दूर करने में बुरी तरह से विफल हो गई है। और अब उन पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए इन दोनों की अर्थात सत्ता व विपक्ष की अंदरूनी मिलीभगत से ही जबरदस्ती संविधान बचाने का नाटक किया जा रहा है, जिससे देश की जनता को जरूर सावधान रहना है। और अब ये लोग अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ में, यानी कि सत्ता और विपक्ष के ये लोग अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यहाँ इस भारतीय संविधान के साथ, ये भारतीय संविधान है, तो यहाँ इस भारतीय संविधान के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं ये कतई भी उचित नहीं है। जबकि इन दोनों ने अर्थात सत्ता व विपक्ष ने अब तक अंदर मिलकर संविधान में इतने ज्यादा संशोधन कर दिया, अमेंडमेंट कर दिए हैं कि अब ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मंशा वाला समतामूलक, धर्मनिरपेक्ष एवं बहुजन हिताय वाला संविधान नहीं रहा है, बल्कि अधिकांश अब ये जातिवादी, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी संविधान ही बनकर रह गया है। साथ ही अब सत्ता व विपक्ष के जातिवादी मानसिकता के लोग अंदर मिलकर यहाँ SC, ST व OBC वर्गों का खासकर शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों आदि में इन्हें बाबा साहब की बदौलत से मिले आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, या फिर इसे निष्प्रभावी बना के इन्हें यहाँ ये सभी पार्टियां इसका। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 25 जून 1975 में भारत पर थोपे आपातकाल के आज 50 वर्ष पूरे हो गए। आपातकाल की 85वीं बरसी पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जमकर कांग्रेस को घेरा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस संविधान की हत्यारी पार्टी के रूप में जग जाहिर है। कांग्रेस ने आज से 50 साल पहले संविधान को तार-तार करने का काम किया। संविधान की हत्यारी पार्टी के रूप में जग जाहिर है। आज 25 जून है, आज के दिन ही, आज से 50 साल पहले देश को आपातकाल की आफत में झोंकने का काम किया था, संविधान को तार-तार किया था, लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया था। आज के दिन कांग्रेस के इस कुकृत्य की कड़े से कड़े शब्दों में आलोचना करता हूं। संविधान तो मिर्जापुर को प्रयागराज, भदोही और वाराणसी से जोड़ने वाला एकमात्र शास्त्रीय सेतु ट्रक से क्षतिग्रस्त हो गया। रात में ओवरलोड बालू लेकर जा रहा ट्रक सड़क छोड़कर फुटपाथ पर चढ़ गया, जिससे फुटपाथ टूटकर गंगा नदी में समा गया। अब ऊपर से नीचे बह रही गंगा साफ साफ दिखाई दे रही, जिससे फिलहाल पुल पर आवागमन रुक गया। नहीं गए, इसको देखिए, ऐसे नहीं होता काम। आप करेंगे जवाब दे दें पत्रकारों को, मैं लखनऊ हूँ। हाँ, आप उसको देखिए, इसको कैसे, इसको आज मतलब रिपोर्ट कायदे से हो जाना चाहिए। नहीं तो इसमें मुझे इंक्वायरी बैठवाना पड़ेगा, सब फंस जाएंगे, बता देगा। हाँ हाँ हाँ, ना इसको देखिए और उसको कायदे से कराइए। ये मामला ये है भैया कि 3 दिन से पुल 22 चक्का ने तोड़ा है। 3 दिन से मैं शासन प्रशासन को मैं लाइव के माध्यम से बताया था। आज पब्लिक ने पैदल जाने का काम करा, इतनी भीषण गर्मी में। ठीक है, पब्लिक तो आ जा सकती है,
मैं एम्बुलेंस नटवा से लेकर आप देख लीजिए सर, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं और मैं बताना चाह रहा हूं कि 10-10 एम्बुलेंस अपनी लड़ाई लड़ रही हैं। मैं शासन और प्रशासन और मैं यहाँ के सांसद से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम पैदल न जाएं, वो चलेगा, कम से कम एम्बुलेंस खोलने का काम करें। तो वहीं राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस नेता एक आईपीएस अधिकारी के साथ बदसलूकी करते हुए और उसको धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल हो रहे वीडियो में यह दिख रहा है कि आईपीएस अधिकारी जिसका नाम रविदत्त गौड़ है, उसको कांग्रेस नेता धमकी देते हुए कह रहे हैं कि घुटनों के बल नहीं चलवा दिया, हमारा नाम गोविंद सिंह डोटासरा नहीं। तो श्रीमान रविदत्त गौड़ साहब, आप अपनी आदत से बाज आ जाओ, नहीं तुम्हारी नौकरी में पड़ जाएगा जोर। ये कोई नहीं बचा सकेगा, न ओम बिरला बचा सकेगा, न भजनलाल बचा सकेगा, कोई नहीं बचाएगा। जिस दिन कांग्रेस का कार्यकर्ता आपके पीछे लग गया, आपके पूरी नौकरी के इस बटन के ऊपर रखने का काम करेगा। और ये शुरुआत मैं कोटा से आज आपके यहां से इस मंच के सामने आपके सामने कहना चाहता हूं, मिस्टर रविदत्त गौड़, अपने आप को संभालने और ना कांग्रेस का कार्यकर्ता तेरा सीना हराम कर देगा। कानून के मुताबिक काम करो, वरना खैर नहीं होगी। ये ईडी पीडी सीबीआई चीटी पीटी कुछ नहीं लगती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जेल में आदमी जाते हैं, पशु नहीं जाते। गोविंद डोटासरा और कांग्रेस के कार्यकर्ता तुम्हारे जुल्मों को सहन करने के लिए नहीं बने हुए। तुम जितनी औकात तुम्हारी कर लेना, लेकिन तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। घुटनों के बल नहीं चलवा दिया तो हमारा। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मुरादाबाद में बिजली चोरी की सूचना पर जांच करने गई बिजली विभाग की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। जेई समेत 8 कर्मचारियों की टीम भोजपुर थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार में चेकिंग करने गई। बिजली विभाग के कर्मचारी पर कुछ लोगों ने गैस सिलेंडर और ईंटों से जानलेवा हमला कर दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। गंभीर हमले में कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद घायल कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं टोंक जिले के देवली में बजरी कारोबारी के कई ठिकानों पर सीबीआई के छापेमारी के बाद अचानक बजरी की दरों में गिरावट और उछाल देखने को मिला। बजरी की दरों में गिरावट और उछाल से बजरी ऑपरेटर्स में भारी नाराजगी है। इस दौरान बजरी ऑपरेटर्स ने वाहन खड़े कर जमकर प्रदर्शन किया। बजरी ड्राइवर और ऑपरेटरों ने प्रशासन लीज धारकों पर गंभीर आरोप लगाए। तो वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इंडिया वॉइस के यूपी के स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक के पिता रामशंकर पाठक जी के सड़क दुर्घटना में निधन पर शोक व्यक्त किया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मृत आत्मा की शांति की प्रार्थना भी की। आपको बता दें कि कल देर शाम सड़क हादसे में इंडिया वॉइस के यूपी के स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक के पिता स्वर्गीय श्री रामशंकर पाठक का निधन हो गया था। तो यूपी स्टेट कोऑर्डिनेटर इंडिया वॉइस के यूपी स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक के पिताजी का सड़क दुर्घटना में उनके पिताजी की दुखद मृत्यु हो गई और उनके पिता की दुखद मृत्यु पर उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर उनकी आत्मा की शांति के लिए उन्होंने निधन पर गहरा शोक जताया।
तो खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।